हेलो एवरीवन। सो पीईबी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर मतलब लिस्टेड स्पेस में एटलीस्ट हम बोल सकते हैं इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंपनी का मॉडल क्या है, स्टार्ट कैसे हुई, प्रोमोटर कौन है, उनकी जर्नी कैसे रही ओवर द ईयर, ये बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ लास्ट 40-42 ईयर्स के अंदर, अभी की परफॉर्मेंस, आय का ग्रोथ आउटलुक, सब पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को दो लोगों ने स्टार्ट किया, अरविंद नंदा जी एंड गौतम सूरी जी। 1983 में इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। इससे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस भी था, लाउड स्पीकर वगैरह का काम था, बट पेमेंट इरेगुलरिटी की वजह से इन्होंने उस बिजनेस को बंद किया एंड इस कंपनी को 1983 में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इंटरआर्क जो है ना वो मेटल फॉल सीलिंग बनाता था एंड इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि लास्ट 40-42 ईयर्स के अंदर इस इंडस्ट्री में जितने भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नए कैटेगरीज जो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, उसमें हम एक तरीके के ट्रेंड सेटर रहे हैं। जैसे ये फॉल सीलिंग वगैरह जो है ये पहले भी बनती थी, बट मेटल फॉल सीलिंग हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर। तो इन्होंने नीदरलैंड की कंपनी के साथ में टाई अप किया था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, नो हाउ सब कुछ वो प्रोवाइड करते थे। ये कंपनी वहां से इंपोर्ट करके अपने यहाँ इंडियन क्लाइंट्स को सप्लाई करती थी। देन 1984 में इस कंपनी को दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है उसका ऑर्डर मिला, सीलिंग वगैरह का 55 लाख रुपीस का, एंड वहां से कंपनी का ग्रोथ स्टार्ट हुआ। बट 1990 में हमारी जो इंपोर्ट की पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई। इंपोर्ट करना बहुत कॉस्टली हो गया। तो इन्होंने अपने वो जो पार्टनर थे जो नीदरलैंड के, उनको इन्होंने बोला कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करें। बट उनका प्लान अलग था। पोस्ट लिबरलाइजेशन उन्होंने खुद से इंडिया में एंटर किया, अपना अलग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे स्टार्ट किया। लेकिन आई मीन एक तरीके से सेटबैक था इंटरआर्क के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन सब पे ऊपर फोकस किया। उस पूरे ड्यूरेशन में कंपनी ने खुद का इन हाउस अपना सारा कुछ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा। फिर 1992 में इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला मालदीव्स में। वो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली मालदीव्स में वहां पे हॉस्पिटल बना रही थी, बट रूफिंग के लिए, वॉल वगैरह के लिए इनको इंडियन प्लेयर चाहिए था। इंटरआर्क हालांकि उससे पहले सिर्फ ये सीलिंग वगैरह का काम करता था, बट उस प्रोजेक्ट को इन्होंने काफी टाइमली कंप्लीट करा। एंड इनका कहना है कि वो जो ब्रेकअप वाला पीरियड था ना हमारे पार्टनर के साथ में, उसमें हमने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर हमको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, बड़ा प्लेयर बनना है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिर साइट पे जाके इंस्टॉल करना, ये सारा कुछ हमारा खुद इन हाउस होना चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो वो सारी चीजें इन्होंने उस पूरे ड्यूरेशन में बिल्ड करी। प्लस जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे, जैसे ये वो फॉल सीलिंग वगैरह जो बनाते थे, उसमें अलग अलग वेरिएंट्स इन्होंने बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि आप ऑटो इंडस्ट्री को भी कैटर कर रहे हो, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी कैटर कर रहे हो, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट किया। देन लिबरलाइजेशन के बाद आपके सारे एमएनसी इंडिया में एंटर हुए, इकॉनमी ओपन हुई, एंड क्योंकि उन प्लेयर्स ने अपने कंट्री में ऑलरेडी ये सारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो इनके प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस काफी इंक्रीज हो गया। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलने स्टार्ट हुए। 96 में हुंडई मोटर से कंपनी को लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर मिला। इनका कहना है कि उस टाइम पे कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गई थी इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स थे जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारे टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे थे। बट हुंडई ने फिर भी हमको ऑर्डर दिया दो रीजन की वजह से। एक तो ऑफकोर्स हमारी क्वालिटी काफी बेटर थी, दूसरा रीजन वही कि हम कंप्लीटेड इंटीग्रेटेड प्लेयर थे। मतलब सब कुछ हमारा इन हाउस होता था, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फिर इंस्टॉल करना, ये सब कुछ हम खुद इन हाउस करते थे। तो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी हमारी जीरो थी। तो ये दो बड़े रीजन थे। देन 96-97 के अराउंड इनका कहना है कि हमारे क्लाइंट की तरफ से हमको एक तरीके से ये रिकमेंडेशन आया कि रूफिंग और ये वॉल वगैरह का काम तो हम कर लेते हैं। पहले हम फॉल सीलिंग बनाते थे, वहां से एंटर किया हमने वॉल के अंदर, रूफिंग के अंदर, बट वो जो पूरा फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्ट होता है क्लाइंट का, जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसको कंप्लीट होने में फिर भी बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो सारा आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह साइट पे होता था उस टाइम पे। तो इनका कहना है कि उनकी तरफ से हमको ये रिकमेंडेशन आया कि सेम ये रूफिंग की तरह, वॉल की तरह, अगर कोई हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएं कि पूरा स्ट्रक्चर वगैरह भी अगर हम इन हाउस बना करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम करें, तो प्रोजेक्ट का जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है वो काफी फास्ट हो जाएगा। देन इन्होंने रिसर्च वगैरह करके देखा कि ये जो पीईबी है आपका, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ये अमेरिका में इनोवेट हुआ था, वहां पे स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। उसमें इन्होंने 2-3 साल पूरा रिसर्च वगैरह करके, रिसोर्सेज यूटिलाइज करके, इंडिया में 99-2000 के अंदर अपना पीईबी का बिजनेस स्टार्ट किया, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वही जो हमने ईपैक प्रीफैब में समझा था कि क्लाइंट आएगा, आपको अपना पूरा रिक्वायरमेंट बताता है, जो भी उसको फैक्ट्री बनानी है, चाहे ऑटो इंडस्ट्री से है, सोलर इंडस्ट्री से है, या आपका ईवी इंडस्ट्री से है, वो अपना पूरा रिक्वायरमेंट बताएगा फैक्ट्री का, वेयर हाउस का। एंड उसका फैक्ट्री, उसका वेयर हाउस आप अपने फैक्ट्री में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग करके उसके साइट पे जाके सिर्फ इंस्टॉलेशन करते हो। ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अब
आई मीन इसमें जो ये लाइन है ना कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है कि क्लाइंट ने बताया यार कोई भी बना के दे देगा बहुत ईजी। जैसे हम देख रहे हैं ना कि लास्ट 5 ईयर्स में ये इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी लगभग डबल डिजिट पे ग्रो करी है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है इंडस्ट्री का। तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी ग्रोथ आउटलुक काफी काफी स्ट्रांग होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें जैसे हमने ईपैक के एनालिसिस में भी समझा था कि इतना इजी नहीं है कि कोई भी नया प्लेयर आए और इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने को देखे, क्योंकि इसमें आप समझो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना मतलब क्या हुआ कि आप उसका जो पूरा फैक्ट्री है, जो उसकी पूरा वेयर हाउस है जहां पे वो अगला 10 साल 20 साल अपना बिजनेस रन करेगा, वो आप अपने फैक्ट्री के अंदर बना रहे हो। अनलाइक जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो साइट पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे कुछ भी अगर एरर वगैरह होता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आपके पास में टाइम काफी ज्यादा है। यहां पे 6 महीने 8 महीने 10 महीने के अंदर आपको वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो आपकी कैपेबिलिटी हर एक चीज में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे डिजाइनिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। इन तीनों स्टेप में अगर कहीं पे भी आपने गलती करा और इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आपने वो आइडेंटिफाई करा तो आपको पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से करना पड़ेगा। और इसमें होगा क्या कि जो मेन एडवांटेज है पीईबी का ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में कि टर्नर ऑन टाइम इसका फास्ट है, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका एक तरीके से रेपुटेशन वो भी खराब होगा इंडस्ट्री में। तो मतलब सुनने में लगता है कि काफी सिंपल बिजनेस है, लेकिन इसमें एंटर करना, ग्रो करना, पूरी कैपेबिलिटी बिल्ड करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। सो इंटरआर्क हुआ या ईपैक प्रीफैब हुआ या और भी जो कंपनीज हैं, इन्होंने लास्ट 30 साल 25 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया एंड उस तब जाके इनका आज के टाइम पे इतना रेपुटेशन है और ये क्रेडिबिलिटी है कंपनी की। सो ये 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया। देन उसके बाद आप देखोगे 2002-3 से लेकर के जो 7-8 तक का पीरियड था, वो तो मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रहा था हमारे इंडिया के अंदर। काफी सारे फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे आ रही थी, अपना प्लांट वगैरह सेटअप कर रही थी। कार की बहुत सारी कंपनीज आई। टाटा मोटर से इनको उस टाइम पे अराउंड 45-50 करोड़ का ऑर्डर मिला था 2003-4 से। उनका वो जो टाटा एस का जो मॉडल था वो काफी पॉपुलर हुआ, उसके लिए उनको काफी फास्ट फैक्ट्रीज वगैरह बनानी थी, तो वहां से कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब ये जो पीईबी है ना, आई मीन अगर सिक्लिकलिटी अगर आप इसका समझो तो इसकी डिपेंडेंसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करती है। मतलब अगर जब भी आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कैपेक्स करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नई नई प्लांट ओपन होते रहेंगे, तब आप देखोगे इसमें डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी। जैसे आप देखो वो 2002-3 से जो 7-8 का पीरियड था, उसमें ये बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन उसके बाद का जो 8-9 ईयर्स का पीरियड था 2016, 17, 18 तक का, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो गई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया बीच में, फिर आपका वो डीमोनेटाइजेशन, वो सारा जो पीरियड था उसमें इन्होंने पूरे तरीके से स्ट्रगल किया। एंड दोबारा से जो लास्ट 6-7 ईयर्स का आप ग्रोथ देखोगे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वापस से स्टार्ट हुए, एक्सपेंशन करना स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कैपेक्स हम देख रहे हैं कि लास्ट 13-14 ईयर के बाद जाके ये 2025 में आपका पीक लेवल पे गया है। तो ये सारी चीजें जब लास्ट 6-7 ईयर से स्टार्ट हुई हैं तो वापस से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। तो मतलब सिक्लिकलिटी जो है इसकी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर काफी डिपेंड करती है। तो ये ओवरऑल पूरा बिजनेस मॉडल हमने इसका डिस्कस किया कंपनी का। अब इनका देखते हैं कि करंट अभी परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है एंड यहां से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। सो एक्सपेंशन में कंपनी के काफी सारे प्लांट्स हैं, मतलब लगभग हर एक रीजन में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्टर्न रीजन में, हर एक जगह इन्होंने अपने फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करे हैं। अभी आंध्र प्रदेश में कंपनी का नया प्लांट आया है। गुजरात में कंपनी ने अपना फैक्ट्री अभी जस्ट स्टार्ट करी है, मतलब कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट किया है। प्रोडक्शन आई थिंक इसका नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा गुजरात में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। सो गुजरात में आप देखोगे, आई मीन जो पीईबी इंडस्ट्री है ना, हम उसमें हमने देखा है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां से सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू आता है। 70-80% जो ऑर्डर है वो आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। ऑटोमोबाइल वगैरह जो हो गया, डेटा सेंटर वगैरह जो हो गया। तो इस कंपनी का गुजरात में अभी फर्स्ट फैक्ट्री अभी स्टार्ट हो रही है, मतलब अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन पीईबी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मार्केट शेयर है ना, वो इनका सबसे ज्यादा है गुजरात के अंदर। तो जो भी आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं पिछले कुछ टाइम में, जैसे माइक्रोन का सेमीकंडक्टर का प्लांट हो गया, टाटा का वो जो लिथियम आयन बैटरी का जो प्लांट है, रिलायंस का जामनगर में जो प्लांट है, ये सारे बड़े बड़े प्लांट जो है वो इस कंपनी ने वहां पे इंस्टॉल करे। मतलब फैक्ट्री नहीं है लेकिन ऑलरेडी वहां पे मार्केट लीडर है कंपनी, एंड अब इन्होंने अपना फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया है। प्लस अभी रिसेंटली वो जो कंपनी है टायर की, बीकेटी, बालकृष्णा टायर, उनसे कंपनी को एक रिकॉर्ड ऑर्डर मिला है। मतलब पीईबी इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, आई थिंक 300-350 करोड़ के आसपास का, यही गुजरात के अंदर। तो अब कंपनी ने वहां पे अपना फैक्ट्री भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इसका आई थिंक प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में कंपनी हैवी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग लेकर के आ रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कंपनी एंटर कर रही है। तो ये सारा कंपनी का कैपेक्स वगैरह चल रहा है।
देन परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो Q2 में सेम ईपैक की तरह इनका भी काफी अच्छा ग्रोथ आया, 52% की रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की। एंड जैसा हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा डिमांड यहीं से आती है, तो 89% रेवेन्यू कंपनी का इस पर्टिकुलर सेक्टर से आया है। मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं कंपनी के 7.8% से लगभग 8.5% के मार्जिन हैं। YoY 65% की ग्रोथ है बिट्टा में, प्लस पैट में भी अच्छी ग्रोथ है, 56% से कंपनी का पैट ग्रो किया है। पूरा फर्स्ट हाफ अच्छा गया है, 40% की ग्रोथ है टॉप लाइन में, मार्जिन एक्सपेंशन है, पैट में अच्छा ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को। ऑर्डर बुक अगर हम देखें इनका तो 1634 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये अक्टूबर 31 तक का है। नवंबर में इनका कॉन कॉल हुआ था, तो 31 अक्टूबर तक 1634 करोड़ का ऑर्डर है। प्लस आई मीन इनका रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर आप देखो ना तो लगभग ये 3 क्वार्टर की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि जनरली इनका जो प्रोडक्ट ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन रहता है वो 8 मंथ से 10 मंथ का रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1634 करोड़ का ऑर्डर बुक है ये अगले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली रेवेन्यू चल रहा है कंपनी का 490 करोड़ के आसपास का, अगर आप एवरेज करोगे 1630 करोड़ को तो लगभग 550 करोड़ होता है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा आने वाले 3-4 क्वार्टर्स तक, तो ये आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है। देन ये नंबर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। वर्किंग कैपिटल ओवरऑल कंपनी का ठीक है, लेकिन इन्वेंट्रीज आपको दिखेंगे लास्ट 6 मंथ्स में थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, क्यों हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इस साल जरूर आपको दिखेगा YoY लेवल पे इसमें डिक्लाइन है, लेकिन अगेन उसका मेन रीजन वो इन्वेंट्री है, उसको डिस्कस करेंगे कॉन कॉल में। देन कंपनी ने मोल्टेक टेक्नोलॉजी के साथ में एक इन्होंने पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है। सो एक्सपोर्ट में अभी इंटरआर्क का एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब आई थिंक 3-4% रेवेन्यू कंपनी का आता है एक्सपोर्ट में, तो वहां पे लेकिन अग्रेसिवली फोकस कर रही है कंपनी एक्सपोर्ट के अंदर ग्रो करने को। तो मोल्टेक के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया है कि वहां पे इनको नए नए ऑर्डर्स वगैरह जो है वो मोल्टेक के थ्रू मिलेंगे। सिमिलरली इंडिया में इन्होंने JSPL जिंदल स्टील एंड पावर इनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है, जैसे जो हमने अभी डिस्कस किया कि हैवी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर ही एंटर कर रहे हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग के अंदर ही एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे इनको जिंदल स्टील पावर के थ्रू मतलब ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट होगा, तो ये कंपनी ने एक पार्टनरशिप करी है। देन ये पूरा जर्नी हमने डिस्कस किया कंपनी का लास्ट 40-42 ईयर्स का। कैपेसिटी के कंपैरिजन में देखोगे आप तो इंडस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, ये लिस्टेड स्पेस में तो नंबर 1 प्लेयर है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। प्लस रिपीट ऑर्डर अगर आप देखो इनका तो 82% है, 82% का रिपीट ऑर्डर है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमको इंटरआर्क के बारे में, इस इंडस्ट्री में 82% रिपीट ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर एक फैक्ट्री या वेयर हाउस जो मैं आज अपने क्लाइंट को उसका बना के दे रहा हूं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद कभी भी उस क्लाइंट को दोबारा एक्सपेंशन करना है, नई फैक्ट्री लगानी है, नया वेयर हाउस लगाना है, तो वो इंटरआर्क के पास ही आ रहा है। तो रिपीट ऑर्डर का मतलब क्या है कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनका जो रेपुटेशन है, जो प्रोडक्ट डिलीवर करने की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा हाई है इस इंडस्ट्री के अंदर। इनका एक तरीके से रेपुटेशन बताता है हमको इस इंडस्ट्री में। सो आई मीन हमने डिस्कस किया ना कि जैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लास्ट 6-7 ईयर से इंडस्ट्री बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। नेक्स्ट 5-7 ईयर्स का भी आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आप देखोगे प्राइवेट कैपेक्स लास्ट 14 ईयर में हमने देखा ही हाईएस्ट लेवल पे है, आगे 3-5 साल का आउटलुक भी अच्छा लगता है, तो ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, पीईबी बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई मीन कंसिस्टेंटली ग्रोथ डिलीवर करने के लिए ना आपके जो 4 पिलर हैं मेन बिजनेस के, वो सारे कोऑर्डिनेशन में मूव करने चाहिए। 4 पिलर कौन से हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहला पिलर होता है इसमें आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब आपकी फैक्ट्री, आपके पास में वो सप्लाई साइड होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर, वो प्रोडक्ट्स वगैरह आप मैन्युफैक्चर कर पाओ। दूसरा पिलर आता है आपका इसमें सेल्स पीपल, जो आपकी सेल्स टीम है, जो ग्राउंड पे जाएगी, क्लाइंट से इंटरैक्ट करेगी, एंड उनके इंप्रेशन से इवेंचुअली डिसाइड होगा कि क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा, क्लाइंट आपको इस लायक समझता है कि आप टाइमली डिलीवर कर पाओगे क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो ये चारों पिलर जो है ना ये इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए और बिल्कुल इन लाइन मूव करने चाहिए। पहला पिलर प्रोडक्शन फैक्ट्री, दूसरा पिलर सेल्स पीपल, क्योंकि वही जाएगी वही ऑर्डर लेकर के आएगी। फैक्ट्री मैंने लगा दी, सेल्स पीपल मेरी जो सेल्स टीम है वो बहुत वीक है, तो मेरे को ऑर्डर ही नहीं आएगा, मेरा तो बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा, तो ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा आपका पिलर आ जाता है आपकी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग टीम, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर मेरे पास में आ गया, लेकिन अब उस फैक्ट्री को बनाना है, उस वेयर हाउस को बनाना है, अब ये सारी चीजें मुझे देखनी है कि वहां पे कौन सा रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगेगा। क्लाइंट का इसमें काम नहीं है कि वो मुझे बताएगा कि स्टील कितना यूज होगा इसके अंदर, या बाकी चीजें कैसे कट करनी है, वेल्डिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, ये सारा काम मेरा है। और इसमें एक्यूरेसी पूरी 100% होनी चाहिए, मतलब वो हम बोलते हैं ना कि बाल बराबर भी आपका इसमें आप चूक नहीं कर सकते, क्योंकि वही है कि आप साइट पे जाके इसको दोबारा से अगर आप चीजें वापस से सही करने जाओगे तो प्रोजेक्ट का जो टाइम
लाइन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड प्राइस भी आपने एक बार कोट कर दी तो वो फिक्स हो गया। ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी बोल दिया कि 100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और बाद में जाके आप बोलो कि 120 लगेगा, 130 लगेगा, अगेन आपका रेपुटेशन खराब होगा। तो वहां डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग टीम आती है जो आपको मतलब ये बजट से लेकर के पूरा फेज वाइज कैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है उसमें आपको हेल्प करती है। और फोर्थ पिलर होता है आपका जो ग्राउंड पे जाके साइट पे जाके उसको इंस्टॉलेशन का काम करती है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम। तो चारों पिलर जब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे ना और कोऑर्डिनेशन में मूव नहीं करेंगे तब तक कंसिस्टेंटली बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। मतलब डिमांड है लेकिन वही है कि आप एक दो क्वार्टर में तो ऑर्डर बुक लेके रेवेन्यू दिखा सकते हो, लेकिन आपका वो एग्जीक्यूशन अगर कहीं पे भी फेल हुआ तो आपकी बिजनेस का जो आगे का ग्रोथ आउटलुक है ना वो बिल्कुल ही डीरेल हो जाएगा, वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये चारों पिलर्स को मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंटली आगे ग्रो करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर हमने समझा, बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया। अब इनका देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या आउटलुक दिया है, क्या ओवरऑल इन्होंने गाइडेंस दिया आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सो इनका कहना है ये जो पीईबी कैटेगरी है ना इसमें बिल्डिंग को हम एज अ प्रोडक्ट पोजीशन करते हैं। जैसे आप बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आप देखते हो जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कोई सीमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई स्टील का कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो हम यहाँ पे जस्ट एज अ वेंडर एक्ट नहीं कर रहे, हम पूरे बिल्डिंग को एक प्रोडक्ट की तरह पोजीशन करते हैं। सो यहाँ पे क्लाइंट हमारे पास में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के मतलब उस माइंडसेट से आता है कि उसने हमको एक बार ऑर्डर दे दिया, एक बार रिक्वायरमेंट दे दिया, अब उसका फोकस है अपने बिजनेस के ऊपर। वो कार बना रहा है, बैटरी सेल बना रहा है, जो भी बना रहा है वो उस पर काम करेगा। हमारा काम है कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर उसकी जो बिल्डिंग जो उसने सोची है वो ग्राउंड पे उसके लिए रेडी होनी चाहिए। तो बिल्डिंग को एज अ प्रोडक्ट हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका वैल्यू एडिशन और डिजाइन इंजीनियरिंग। मतलब सिर्फ स्टील नहीं बेचना है ना, मेरे को स्टील स्ट्रक्चर नहीं बेचना है, वो पूरा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो मुझे क्लाइंट ने दिया है। तो मेरा डिजाइनिंग, मेरा वैल्यू एडिशन वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस कंपनी कह रही है आजकल की जो मॉडर्न फैक्ट्रीज अगर आप देखोगे इसमें आपकी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटी की सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि चाहे आप ऑटोमोटिव सेक्टर देखो या बाकी सारे सेक्टर्स इंडस्ट्रीज देखो, वेयर हाउसेज देखो, इन सब में आज के टाइम पे आपका ऑटोमेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बड़े बड़े मशीनरीज इक्विपमेंट डेटा सेंटर में जो लगते हैं उन सब की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है उस फैक्ट्री का, उस वेयर हाउस का, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनानी पड़ती है। तो अगेन वहां पे आप मतलब वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है ना, टेंडर वगैरह निकलता है कि लोएस्ट बिडिंग जिसने करी उसको ऑर्डर मिल गया, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं हो सकता। आप अगर लोएस्ट बिडिंग कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उस बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए विद क्वालिटी। तो आपका डिजाइन अगेन यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आपका है मैन्युफैक्चरिंग अगेन अनलाइक जो बाकी स्टील प्लेयर्स हैं, आप सिर्फ स्टील नहीं बेच रहे, आप पूरा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हो। एंड लास्ट आता है आपका इंस्टॉलेशन का काम। इंस्टॉलेशन में भी सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है और मैंने रूफिंग पहले भेज दिया, वॉल पहले भेज दिया और बाकी का जो उसका फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, जो बेस है वो मेरा बाद में जा रहा है। तो सब कुछ सीक्वेंस में जाएगा तो टाइमली वो ऑर्डर डिलीवर प्रोजेक्ट जो है मेरा वो कंप्लीट हो पाएगा, वरना कॉस्ट भी बढ़ेगा एंड वही आपका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन भी बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती है। देन इनका कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में वो नई कैपेसिटी आई है कंपनी की फेज 2। सो टोटल कैपेसिटी 2 लाख मेट्रिक टन की हो गई है। प्लस कंपनी कह रही है हमारी कई सारे ऐसे क्वार्टर्स होंगे जहां पे आपको ना वॉल्यूम वगैरह हमारा ज्यादा दिखेगा, मतलब टोटल कैपेसिटी के कंपैरिजन में आपको ज्यादा वॉल्यूम हमारा दिखेगा। उसका रीजन ये है कि इनके पास में सैटेलाइट फैक्ट्रीज भी है। सैटेलाइट फैक्ट्री हो गया मतलब कि थर्ड पार्टी फैक्ट्री। जैसे हमने वो पर्ल ग्लोबल को डिस्कस किया था, वो जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो उनके मॉडल में भी वो यही करते हैं। कई ऐसे छोटे जो फैक्ट्रीज हैं जो बंद पड़े हुए हैं, मतलब उनमें मशीन है, फैक्ट्री है, लेकिन उनके पास में बिजनेस नहीं है, तो उन फैक्ट्रीज को ये यूज करते हैं। सिमिलरली इंट्राग भी वैसे ही करता है, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्रीज को वहां पे मशीन वगैरह को इनके एम्प्लॉयज वहां पे यूज करते हैं जब भी इनके पास में ऑर्डर का फ्लो बढ़ जाता है और फैक्ट्री ओनर को उनका रेवेन्यू शेयरिंग, कमीशन वगैरह मिल जाता है। तो कंपनी कह रही है वो सैटेलाइट फैक्ट्रीज जो हैं उससे हमारा कई बार आपको क्वार्टर में दिखेगा कि हमारी टोटल कैपेसिटी से थोड़ा बहुत हम ज्यादा वॉल्यूम वहां पे डिलीवर कर पाते हैं। फिर हैवी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी एंटर कर रही है। सो आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी का प्लांट आ रहा है और गुजरात में कंपनी की फैसिलिटी आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ये स्टार्ट हो जाएगी।
देन गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इस साल का इन्होंने पहले ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 17 से 18% का, मतलब लास्ट ईयर लगभग 1400 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। इस साल का इनका टारगेट था 1710 से 1720 करोड़ का रेवेन्यू। अभी क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी आप लगभग 870 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर चुके हो, तो कंपनी ने गाइडेंस को मतलब ज्यादा तो नहीं बढ़ाया, लेकिन इनका कहना है 20% के आसपास हम ग्रो कर लेंगे इन FY26। फिर FY27 और FY28 दोनों में हमारे पास में, क्योंकि अभी नई कैपेसिटी भी आ गई है, नेक्स्ट ईयर और आ जाएगी, तो 20% के रेट से हम ग्रो कर सकते हैं अगले 3 साल तक। मतलब FY26, FY27, FY28 20% का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया है अगले 3 साल के लिए। एंड जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, मतलब क्लियरली समझ आता है कि मैनेजमेंट जो है वो काफी कंजर्वेटिव है जब भी गाइडेंस ये देते हैं। देन इस ऑर्डर में इस क्वार्टर में ऑर्डर एग्जीक्यूशन इतना फास्ट कैसे रहा, प्लस जो नई कैपेसिटी इस क्वार्टर में कंपनी की लाइव हुई है, तो क्या ऑर्डर बुक और फास्ट रेट से कंपनी का ग्रो करेगा। सो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि नई फैक्ट्री तो हमारे पास में आ गई है, लेकिन वही चीज जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि जो 4 पिलर हैं इनके बिजनेस के, तो कंपनी का कहना है कि हमारा मेन फोकस रहता है कि हमारी जो वो चारों पिलर जो हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है उसको देखते हुए हम ऑर्डर लेते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा प्रेफरेंस होता है कि अपनी लिमिट में हम ग्रो करें। मतलब वही जो हमने डिस्कस किया, बेसिकली आप किसी भी मैनेजमेंट की टोन या वर्डिंग से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि मैनेजमेंट एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है। तो इनका कहना है कि जैसे बोलते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, तो काइंड ऑफ वैसे ही इनका माइंडसेट है कि जितनी हमारी लिमिट है विद इन लिमिट्स हम ग्रो करने पे फोकस करते हैं। तो अभी कुछ मंथ्स के लिए तो हम पूरी तरीके से फुल है, कैपेसिटी हमारी पूरी तरीके से फुल है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है हमारे पास में। इसके अलावा हम ऑर्डर तभी लेंगे जब हमें दिखेगा कि हमारे जो चारों पिलर हैं उनमें गैप है और हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो कंपनी का कहना है कि शॉर्ट टर्म में हम ऑर्डर मिस करने को रेडी हैं, मतलब रेवेन्यू अगर हमारा मिस होता है उसके लिए रेडी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको कस्टमर मेंटेन करना है। कहने का मतलब क्या है कि अभी मुझे पता है कि मेरे जो चारों पिलर है वो बिजी हैं, वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन जस्ट मुझे ऑर्डर बुक मतलब दिखाना है कि मेरा ग्रो कर रहा है मार्केट में, उसके लिए मैं ऑर्डर नहीं ले सकता, क्योंकि ऑर्डर एक बार मैंने ले लिया तो कस्टमर को मेरा कमिटमेंट चला गया कि 6 महीने 9 महीने के अंदर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हूं और वो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ऑर्डर लेने के बाद में, तो मतलब मेरा रेपुटेशन गया, वो कस्टमर मेरे पास से हमेशा हमेशा के लिए गया। अभी अगर मैं उसको मना करता हूं तो उसके पास में रीजन होगा कि 2 साल 3 साल के बाद जब भी वो एक्सपेंशन करेगा तो इंटरैक्ट के पास में आएगा, जिसकी वजह से इनका 80-82% का रिपीट ऑर्डर है। तो वही कंपनी कह रही है कि अभी ऑर्डर लूज करना हम प्रेफर करते हैं, लेकिन कस्टमर लूज हमारा नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर। देन इन्वेंट्री इनकी क्यों इंक्रीज हुई जो हमने देखा। सो कंपनी का कहना है कि आई मीन 2 मेन रीजन है। पहला तो जैसे आपका ये मानसून था, एक्सटेंडेड मानसून था, तो जो इनके सप्लायर्स थे, स्टील वगैरह के जो सप्लायर्स थे, उनके ऊपर रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कंपनी की, मतलब इतना उस पर ट्रस्ट नहीं था कि वो टाइमली डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि मानसून की वजह से बहुत सारी चीजों में हमने देखा कि डिले हुआ और आपको ऑर्डर कंप्लीट करना होता है टाइम के साथ में, तो इसीलिए उसमें डिले ना हो कंपनी ने एडवांस में अपना ये स्टील वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह बिल्ड कर लिया। प्लस कुछ ऐसे ऑर्डर कंपनी अभी एग्जीक्यूट कर रही है जहां पे आपको स्पेशल साइज के स्टील वगैरह चाहिए, स्पेशल थिकनेस वाले स्टील वगैरह चाहिए, उसके भी ऑर्डर कंपनी ने एडवांस में कर ली, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी भी काफी कम रहती है। तो इस वजह से इन्वेंट्री कंपनी का इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या कि ये ट्रांजिटरी है, इस फर्स्ट हाफ में हमको दिख रहा है बढ़ा है, सेकंड हाफ में जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन मार्जिन के ऊपर कंपनी का कमेंट्री है, मतलब वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। इनका कहना है इबिट्टा पर टन अगर आप हमारा देखोगे ना तो इतना बहुत हाई ग्रोथ उसमें आपको अभी नहीं दिख रहा है और नियर टर्म में दिखेगा भी नहीं। मतलब मार्जिन हमारे करंट लेवल के आसपास ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि अभी हम हाई ग्रोथ हाई इन्वेस्टमेंट फेज में हैं। हम नए फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, R&D के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस बिजनेस में एम्प्लॉय का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप देखो कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है ना कि सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ पे डिजाइनिंग इंजीनियरिंग इनका कितना बड़ा रोल होता है। तो आपको दिखेगा कि जब भी ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी, मतलब डिमांड स्ट्रांग होगा, तो इन बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय को तो मैं उतना ही सैलरी पे करूंगा ना, मतलब मेरा डिजाइनर है, मेरा इंजीनियर है, उसका तो उसको उसकी सैलरी तो सेम रहेगी। लेकिन इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, डिमांड ज्यादा है, बिजनेस मेरे पास ज्यादा आ रहा है, तो रेवेन्यू मेरा ग्रो करेगा और उस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट का ग्रो ज्यादा होगा। पर जब इंडस्ट्री में डिमांड कम होगी, डिमांड वीक होगी या स्लो डाउन होगा इकोनॉमी में, तो आपको इसका बिल्कुल उल्टा दिखेगा, यानी ऑपरेटिंग डी लिवरेजिंग भी होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय को मैं निकाल नहीं सकता,
क्योंकि वो मेरा मतलब बहुत मेन रोल प्ले करता है, मेरा बिजनेस ही उसी से चलता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि साइकिल अच्छा चल रहा है तो एम्प्लॉय को रखा है, साइकिल खराब चल रहा है तो एम्प्लॉय को निकाल दिया, क्योंकि ये आई मीन लेबर टाइप एम्प्लॉय नहीं है, स्किलफुल हाईली स्किलफुल एम्प्लॉय आपको चाहिए, तो रिटेंशन तो आपको करना पड़ेगा। तो जब बुरा टाइम होगा तो मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग डीलिवरेजिंग भी होगा, यानी अभी वाला जो बिजनेस, अभी वाला जो टाइम चल रहा है इस इंडस्ट्री में, उनमें इन कंपनीज को हाई चांस है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, सेल्स ग्रोथ 20%, पैड ग्रोथ माइट भी 25-30%। लेकिन जो जब बुरा टाइम आएगा, जब स्लो डाउन होगा तो इसका अपोजिट होगा, सेल्स ग्रोथ मान लो फ्लैट है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आपका डी ग्रो हो जाएगा 10%, 15%, 20% से, तो ये डिसएडवांटेज भी है। तो इस तरीके का मॉडल है कंपनी का। सो अभी ये कह रहे हैं कि नियर टर्म में तो मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन जो मॉडल हमने बनाया है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डबल डिजिट इबिट्टा मार्जिन होंगे, मतलब 11-12% के आसपास हमारे इबिट्टा मार्जिन होंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आई मीन लॉन्ग टर्म में मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रहेगी, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज उसमें देखने को मिलेगा। एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कोई गाइडेंस दिया नहीं है मार्जिन एक्सपेंशन का। देन हमने ईपैक प्रीफैब को डिस्कस किया था। सो उसमें उन्होंने बताया था कि वो मार्केट शेयर गेन करने पे उनका फोकस है अगले 2-3 साल के अंदर, अपना मार्जिन बढ़ाने पे फोकस नहीं है, मार्केट शेयर डबल करने को वो देख रहे हैं। जो 4-5% का मार्केट शेयर है उसको 8-10% तक लेके जाना है। तो इनको पूछा गया कि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो फास्ट मार्केट शेयर गेन करने को देख रहे हैं। तो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि ये एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आप देखो तो अभी भी ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारे इंडिया में सिर्फ 3 से 5% का मार्केट शेयर है इसका, पीईबी का, और ये एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 इयर्स में लगभग डबल होगा, 5 से 7% तक जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है जितने ज्यादा नए प्लेयर्स आए, एग्रेसिवली ग्रो करें, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टील पर वो जो कंजम्पशन है हमारा वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ओवरऑल पाई ग्रो करेगा। प्लस हम आई मीन इनका कहना है कि हमारी जो मेंटालिटी है ना, हम फिगर को चेंज नहीं करते कि कोई प्लेयर है वो 5% मार्केट शेयर पे है, इनका मार्केट शेयर आई थिंक 6.5-7% के आसपास है, तो हमको उससे आगे रहना है, हम उस फिगर को चेंज नहीं करते। इनका कहना है कि हम अपने आप को एज अ मर्सिडीज समझते हैं इस बिजनेस में। मर्सिडीज का मतलब है कि हमारा फोकस रहता है अपने खुद के इंप्रूवमेंट के ऊपर, हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, अलग अलग जो कैपेबिलिटी है, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस है, रादर देन कि हम दूसरे से मार्केट शेयर गेन करने के पीछे लड़े। देन इस इंडस्ट्री में जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया, अभी समझा कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्यों इतना डिफिकल्ट है नए प्लेयर्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ग्रैब करना, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में उनको ऑर्डर मिले। और इंटरआर्क जो है वो आप देखोगे हर एक क्वार्टर में काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी बना रहा है। जैसे इस क्वार्टर में हमने देखा कंपनी को हैवेल से प्लस और काफी सारे कंपनी से ऑर्डर मिला है। तो कंपनी कह रही है कि जो नॉर्मल पीईबी है ना, जो सिंपल पीईबी बिजनेस है, जैसे सिंपल आपने वेयर हाउस बना दिया, कोई नॉर्मल फैक्ट्री वगैरह बना दी, जो न्यू एज मॉडर्न एज इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें नए प्लेयर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। मतलब कोई भी कंपनी है, नया प्लेयर आता है तो उसमें मतलब उनको ट्राई कर लिया जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जहां पे थाउजेंड ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी लगा रही है, सेमीकंडक्टर का कोई प्लांट लगा रहा है, कोई ईवी का अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेकर के आ रहा है, तो वो कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मतलब कॉस्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि कॉस्ट अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा हम कर देंगे, लेकिन वो उसी को ऑर्डर देते हैं जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। अदरवाइज जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो उसमें उस रूट को फॉलो करते हैं, या फिर अगर इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब उनके लिए कॉस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्लेयर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पास्ट का, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आपको तब तक मतलब एंट्री नहीं मिलती जब तक एटलीस्ट 10-15 ईयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस ना हो। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस रहता है इसका, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप करते हो स्टार्टिंग में, फिर आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, उसके बाद में जाके आप उस लेवल पे बनते हो कि आपको ये सारे डेटा सेंटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे इनके अंदर आपको एंट्री मिलती है। तो मतलब काफी हाई एंट्री बैरियर है जब भी आप ये कॉम्प्लेक्स जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन सारे सेगमेंट्स के अंदर। देन कंपनी ने हैवी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करा है। तो सबसे पहले तो हैवी स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब स्टील, मतलब एक सिंगल पीस जो है स्टील का, उसका वेट अगर आप देखोगे तो 15 टन 20 टन तक का होता है, तो काफी हैवी होता है वो। एंड उसमें आई मीन ये जो नॉर्मल आपकी जो इंडस्ट्री है, वेयर हाउसेस, ये फैक्ट्री वगैरह, इसके लिए यूज नहीं होता है। ये आपकी बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे पावर प्लांट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, जहां पे वो रिफाइनरी वगैरह बनती है, बॉयलर वगैरह जो आपका बनता है उसमें आपका यूज होता है। प्लस रेलवे के आप वो जो ब्रिज वगैरह देखते हो जहां पे
बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो कंपनी कह रही है उस सेगमेंट को केटर करने के लिए, प्लस इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए जो फैक्ट्रीज वगैरह बनती है मल्टी फ्लोर की, उसके लिए ये हैवी स्टील स्ट्रक्चर लगता है, उस सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं। सो इनका मार्केट साइड मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटी किस तरीके का है, कंपनी का कहना है इसमें जैसे हमारा ये प्लांट रेडी होगा ना, तो एंट्री तो हमको इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि अनलाइक पीईबी जिसको मैच्योर होने में काफी टाइम लगा, मतलब अब जाके लोग इसको समझ रहे हैं और इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है ये मैच्योर सेगमेंट है। मतलब आप पावर का प्लांट देखो, ऑयल एंड गैस का प्लांट देखो, ये तो हर साल इसके प्रोजेक्ट्स आते ही रहते हैं। तो स्टील का प्लांट हो गया, सीमेंट का प्लांट हो गया, तो हर साल आते रहता है। तो कंपनी कह रही है इसमें एंट्री हमको इमीडिएटली मिल जाएगी, हाई वॉल्यूम बिजनेस रहेगा ये, इसमें वॉल्यूम बहुत हाई होगा, क्योंकि इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे एक स्टील का अगर प्लांट बनता है तो उसमें लगभग 1 लाख टन का स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें वॉल्यूम बहुत हमको अच्छा मिलेगा, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। मार्जिन थोड़े से इसमें कम रहेंगे एज कंपेयर टू पीईबी, मतलब 8-9-10% के आसपास के मार्जिन इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनिशियली। और एसेट टर्न भी इसका कम रहेगा पीईबी के कंपैरिजन में। एसेट टर्न क्यों कम रहेगा, क्योंकि पीईबी में ना आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब डिजाइनिंग इंजीनियरिंग से लेकर के इंस्टॉलेशन सब कुछ आप कर रहे हो। यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क जो है वो आपका कम हो जाता है, मतलब आपको डिजाइनिंग जो है वो तो क्लाइंट दे रहा है, आपको इसमें डिजाइनिंग नहीं करना, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेलिंग जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है। इंस्टॉलेशन भी इसमें किसी किसी केस में करना होगा, किसी किसी केस में नहीं करना होगा, तो स्कोप ऑफ वर्क आपका बहुत कम हो जाता है। पीईबी में 100% आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे 60-70% आपके हाथ में है, लेकिन बाकी 30-40% क्लाइंट डिसाइड करेगा, तो इसीलिए आपका एसेट टर्न इसमें कम हो जाएगा। मार्जिन इतने ज्यादा नहीं होंगे, मतलब लगभग पीईबी के आसपास थोड़ा सा कम, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा कंपनी को, जिससे ये यूटिलाइजेशन लेवल अपना इंक्रीज करेंगे। तो इसके अंदर कंपनी एंटर कर रही है, एंड आई थिंक ये भी आपका नेक्स्ट ईयर से ही इनका ये स्टार्ट होगा। फिर मोल्टेक के साथ में जो इनका पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, तो कंपनी कह रही है यूएस में कुछ बिल्डर लोगों का भी एग्जीबिशन हुआ था, तो वहां पे हमने जॉइंट मार्केटिंग वहां पे करी थी, एंड नेक्स्ट 8 से 12 मंथ्स के अंदर इनका कहना है कि हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने स्टार्ट होंगे। एक्चुअली अभी इनका एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था किसी एक ब्रोकर के साथ में, इंस्टीट्यूशन ब्रोकर के साथ में इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे भी इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि एक्सपोर्ट पे ना काफी एग्रेसिव टारगेट है हमारा। डोमेस्टिक तो डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, अगला 2-3 साल का आउटलुक काफी अच्छा है, गाइडेंस भी दिया इन्होंने, लेकिन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में कंपनी फोकस कर रही है, और वहीं पे ये मोल्टेक इनको हेल्प करेगा वहां पे ग्रो करने में। अभी तक सिर्फ 3-4% रेवेन्यू है, लेकिन अगले 1-2 साल में इनका टारगेट है कि वहां पे उस सेगमेंट को ये काफी एग्रेसिवली ग्रो करे। देन कैपेक्स वगैरह कितना लगेगा अगले 1-2 साल में, तो लगभग 150 करोड़ का FY26 और FY27 में, इसमें 50-50 रहेगा। 60-70 करोड़ कंपनी इस साल इन्वेस्ट कर रही है, 60-70 करोड़ अगले साल इन्वेस्ट करने का प्लान है। एंड आई मीन डेट वगैरह की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इक्विटी रेजिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटर्न रेशियो आप देखो, कंसिस्टेंटली बहुत हाई रिटर्न रेशियो कंपनी बनाती है, मार्जिन तो हेल्दी है ही, इंप्रूव हो ही रहे हैं। प्लस वर्किंग कैपिटल आपको दिखेगा FY25 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और अभी फर्स्ट हाफ में भी थोड़ा सा बढ़ गया इन्वेंट्री की वजह से, बट जैसे हमने डिस्कस किया कि ये ट्रांजिटरी है, सेकंड हाफ में जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपका ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इंटरआर्क बिल्डिंग के ऊपर, बिजनेस मॉडल से लेकर के कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, अभी कैसी परफॉर्मेंस है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब आई मीन अपॉर्चुनिटी वाइज आप देखने जाओगे तो उनका वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है, मतलब हालांकि वैसे इन्होंने गाइडेंस तो बहुत कंजर्वेटिव दिया है, इनका कहना है कि वही 20% के आसपास हम ग्रो करेंगे FY26 में भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फिर तो सेकंड हाफ में सिर्फ 6% की ग्रोथ इनकी आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपका ऑलरेडी 872 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। 20% का ग्रोथ यानी कि आपका पूरे साल का रेवेन्यू 1750 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तो लास्ट ईयर H2 के कंपैरिजन में सिर्फ 6% का ग्रोथ बनता है, बट ये बहुत कंजर्वेटिव है। इनफैक्ट इसी कॉल में मैनेजमेंट ने खुद हिंट दिया कि हमारे पास में मतलब विजिबिलिटी है, लेकिन हम पूरा श्योर होना चाहते हैं, तो Q3 के बाद अगर कंपनी को लगेगा तो ये गाइडेंस को इंक्रीज करेंगे। तो बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं ये, पर चांसेस हैं कि 10-15% के आसपास का तो ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से रिपोर्ट कर सकती है H2 में। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ईपैक प्रीफैब और ये इंटरआर्क, इन दोनों में ना मतलब आपने देखा फर्स्ट ये Q2 में ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, 50%, किसी का 60%, लेकिन ये समझना जरूरी है कि दोनों की मैनेजमेंट ने क्लियरली ये कम्युनिकेट किया है कॉन कॉल के अंदर कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा ग्रोथ कम रहेगा। आई मीन वैसे इन जनरल हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में H2 में ज्यादा बिजनेस आता है H1 के कंपैरिजन में, लेकिन इस साल क्योंकि H1 में आपने ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है, तो आपका रेवेन्यू का काफी बड़ा पाई ये H1 में आ चुका है, तो H2 में हिस्टोरिकली जैसा हुआ है वैसा ट्रेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस साल।
S2 के अंदर। तो उसका मतलब क्या है, Q3 Q4 में जो ग्रोथ हमको अभी 50-60% की दिखी है वो नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी 10%, 15%, 20% के आसपास। तो वहां पे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि कंपनी का ग्रोथ घट रहा है तो बिजनेस बेकार हो गया और बाकी सारी चीजें देखो मत, तो वो समझना जरूरी है। तो ये इनका गाइडेंस है, मतलब 10-15% के आसपास बहुत आराम से कंपनी S2 में ग्रो कर सकती है। तो पूरे साल का अगर आप रेवेन्यू S2 का अगर आप रेवेन्यू देखो तो 910-911 करोड़ के आसपास बनता है। पैट मार्जिन अगर आप सेम लास्ट ईयर का अज्यूम करके चलो 8% के आसपास का, तो फुल ईयर का पैट इनका 135 से 140 करोड़ का बनता है। मतलब फॉरवर्ड पी और करंट पी लगभग सेम है, 28 से 30 के बीच में इनका फॉरवर्ड पी बन रहा है। पैग रेशियो अराउंड 1 है, या 1 से थोड़ा कम आप बोल लो, 0.9 हो गया, 1 के आसपास हो गया। तो इस तरीके की डील है इंटरआर्क की। बट पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, और जो इनके ये कॉम्पिटिटिव एज हमने डिस्कस करी कि जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, जो बिजनेस का एवोल्यूशन रहा है पास्ट में, प्लस नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का जो आपको टेल विंड दिख रहा है क्लियरली कि अगले 2-3 साल तक तो मतलब चाहे आप कोई भी सेक्टर देखो, ऑटो सेक्टर हम ट्रैक कर रहे हैं, चाहे ओईएम्स को देखो, ऑटो एंसिलरी को देखो, सब भर भर के कैपेक्स कर रहे हैं। बाकी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखो, सोलर इंडस्ट्री देखो, आपका ये डेटा सेंटर देखो, सब में बहुत बड़ा बड़ा कैपेक्स हो रहा है। तो अगले 2-3 साल के लिए तो विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग लगती है। 20% का अगर ये कंपनी ग्रोथ मेंटेन करती है तो भी आपका पैट ग्रोथ बहुत आराम से 25-30% के आसपास आ जाता है, एंड रिटर्न रेशियोज स्ट्रांग है साथ में। तो मतलब ओवरऑल डील काफी अच्छा लगता है। सो ये है इंटरआर्क के ऊपर, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।